क्रॉनिकल एकेडमी बोरिंग रोड पटना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले यूट्यूब में हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कशन किया था। अभी हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स से किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है और उसको अगर सही तरीके से हम सॉल्व करना चाहते हैं, जहां अच्छे अंक आपको मिले, उसके तरीके क्या होंगे, हम लोग इसको डिस्कशन अभी करेंगे। अभी जो खंड 2 जो है करंट अफेयर्स का, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सवाल आया है, हम लोग सवाल वाइज पहले डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का सवाल 70वीं बीपीएससी के मेंस में पूछा गया है और उसके अनुसार फिर हम सवालों के स्तर का मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, हमारे अध्ययन का स्तर क्या होना चाहिए। अब देखिए, उसमें जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें खंड है ABCD। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करें। अब जो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी लगातार वर्चस्व में चल रही थी, उसका जो हम लोगों का देश में जो 2 तरह के गठबंधन चल रहा है, यूपीए और एनडीए, तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन पूरी तरह से जमीन पर नहीं आ सका और सही तरीके से नहीं बन पाया। परिणाम क्या हुआ कि वहां पर बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हो गई। लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की जीत इतनी अच्छी होगी, लेकिन अब यहाँ पर जो कोalition का सिस्टम है, जैसे बिहार में भी आप लोगों ने अभी देखा कि महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी हैं, फिर माले हैं, फिर मुकेश सहनी की पार्टी है, इनको गठबंधन करने में कितना समय लगा। वही हालत एनडीए में भी हुआ, जहां बीजेपी को चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा जी से, जीतन राम मांझी जी से सीट एडजस्टमेंट में जदयू से कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जब आज वन पार्टी गवर्नमेंट भारत में नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना चल रहा है, तो ये कोलिशन कितने और किस तरह से हो कि सभी को फायदा हो, प्री पोल अलायंस ये सारा है। तो उस संदर्भ में कह रहा है कि विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति का दिशा आप चर्चा करें। इसमें दिशा में अभी देखना है कि जैसे बिहार जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, यहाँ पर गठबंधन की राजनीति के कारण कांग्रेस रसातल में चली गई। बिहार जैसा राज्य है जहां बीजेपी जो जदयू से बड़ी पार्टी थी जब गठबंधन हुआ, और बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए जदयू के साथ जो गठबंधन किया, वो धीरे धीरे जदयू को बड़ा भाई बनाते चले गए लोग। और आज बीजेपी के पास बिहार में सीएम फेस नहीं है और इनको नीतीश कुमार जी पर इनकी निर्भरता अवश्यंभावी है, मस्ट है। इनको लगता है कि उनके बिना ये सरकार नहीं बना पाएंगे। अब जबकि ये नेशनल पार्टी है, देश में सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में इनकी सरकार है, तो बिकॉज ऑफ द कोalition जो हालत बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की हुई, आज उसका उदाहरण आपको बिहार में बीजेपी के साथ भी देखना पड़ रहा है। नेशनल पार्टी है और कांग्रेस के साथ भी देखना पड़ रहा है कि कोalition पॉलिटिक्स से इनको कितना फायदा हुआ। आज एक सीएम फेस नहीं है और नीतीश कुमार एक रीजनल पार्टी के हेड है और ये इनको डोमिनेट करते हैं। तो गठबंधन और दोनों जगह डिस्कम्फोर्ट है, कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। तो दोनों को उस कोalition के कारण क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, आज इस पर भी चर्चा होती है। तो उस चीज को भी इसमें देखना होता है। दूसरा है, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो गए। इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक कारण देखना है, कारण क्या था और इसके विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 सालों से चल रहा है लगातार। यूक्रेन के पक्ष में नाटो देश थे, लेकिन अभी और रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया, इसके कारणों को पहले भी देखा जा चुका है कि हाँ, यूक्रेन के माध्यम से नाटो रूस के दरवाजे पर पहुंचना चाहते थे
रूस के बढ़ते हुए डोमिनेंस को रोकना चाहते थे, लेकिन उस मामले में एक तरह से वो फेल हो गए हैं और रूस ने अपने डोमिनेंस को दिखलाया है, अपने वर्चस्व को दिखलाने का प्रयास किया है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, यूक्रेन युद्ध के बारे में उनका रवैया बदल रहा है। लेकिन इस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे विश्व के पॉलिटिकल सिस्टम पर और इकोनॉमिक सिस्टम पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भारत के साथ भी रूस के संबंधों के कारण अमेरिका के संबंध भारत के साथ खराब हुए। भारत रूस से एक बड़ा तेल आयातक देश है और तेल बेचकर रूस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। गैस बेचकर भी, जबकि गैस रूस यूरोप को बहुत ज्यादा बेचता है। लेकिन इन सब चीज के बीच में रूस की इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए अमेरिका और नाटो ने जो प्रयास किया उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। और विश्व राजनीति पर भी अमेरिका का संबंध रूस से, फिर भारत से, भारत का संबंध रूस से, फिर अमेरिका से, चाइना के साथ, और अभी जो ट्रंप जा रहे हैं कोरियन राष्ट्रपति से मिलने, उन सब चीजों का इस युद्ध से कोई ना कोई संबंध है। तो उस व्यापक डायमेंशन में कि विश्व की राजनीति, विश्व की इकोनॉमी और इंटरकंटिनेंटल जो पॉलिटिकल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इस पर इन लोगों का क्या प्रभाव हुआ, इसको व्यापक रूप से पढ़ने का जरूरत होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके अलावे महाकुंभ फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम मंडे 13 जनवरी 25 to 28 फरवरी 25। हाउ वॉज इट्स फेयर अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ एंड सोशल हार्मोनी। यहाँ तीन चीज है, एक है इंडियन कल्चर है, रिलीजियस फेथ धार्मिक विश्वास है, और सामाजिक समरसता है। इन तीनों चीजों को आपको, अब कुंभ का मेला है, चूंकि एनडीए गवर्नमेंट है, वहां पर भी उसी तरह की सरकार है, यहाँ भी उसी तरह की सरकार है, तो ये सवाल एक करंट अफेयर्स भी हुआ और हमारे धार्मिक मतलब रिलीजियस, कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ ये सवाल है। अब कुंभ मेला क्या है, कुंभ मेला क्यों हुआ, कुंभ मेला का क्या वैल्यू है? अब इसके संदर्भ में बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन भी हुए, और चूंकि इस बार कुंभ मेला बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ है, इसका वर्ल्ड वाइड एक्लेमेशन हुआ है। अब इसकी आलोचना, इसकी प्रशंसा दोनों तरफ से होती है। अब लोगों को लगता है कि कुंभ मेला, किसी को लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी था, ये शो ऑफ था, बिजनेस था। लेकिन क्या कुंभ मेला भारत के कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास भी तो है? जिस तरह से इस्लाम के लोग मक्का में मिलते हैं, मदीना में मिलते हैं, या वहां कोई उत्सव मनाते हैं, या आज यरूशलेम सबके लिए जो विवादास्पद मुद्दा है वह भी धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ सेंटर है। इसी तरह से जो ईसाई लोग हैं उनके लिए जो फेमस चर्च है वो भी उनकी आस्था का केंद्र है। तो आस्था के केंद्र को अगर हम पॉलिटिकलाइजेशन करेंगे और दूसरे के आस्था का उपहास उड़ाएंगे तो अपने आस्था के भी उपहास उड़वाने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये देखना है कि कुंभ केवल एक मेला था या भारत के सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास का एक प्रतिध्वनि था, एक प्रतिनिधित्व कर रहा था, और संत परंपरा या जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जल पूजा, गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थल का जो बात कहा जाता है, और जो हमारे धार्मिक पुराणों में, कथाओं में जो बातें कही जाती है, टू रीइंफोर्स दैट कल्चरल ट्रेडिशन, रिलीजियस फेथ, कुंभ वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। तो उस चीज में भी इसको देखा जाना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। और साथ ही साथ वहां सब मिल गए, वहां बड़ा छोटा ऊंच नीच इसका कोई फर्क नहीं रहा, सभी उसी मेले में जा रहे थे, लाखों की संख्या में जा रहे थे, उसी नदी में नहा रहे थे। कोई किसी से पूछ नहीं रहा था तुम कौन हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कहां से आए हो। सभी लोग एक लाइन से, एक रास्ते से और एक नदी में नहा रहे। तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया।
वो दक्षिण भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हो, पश्चिमी भारत के लोग हो, कहीं के हो, दे ऑल असेंबल्ड इन इलाहाबाद ऑन द संगम। सभी ने एक साथ उसमें स्नान किया, सभी ने पूजा और आराधना किया और भारत के उस महान सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास में अपने को अभिव्यक्त किया। तो उस चीज के रूप में क्या भारत के कल्चरल अपसर्ज आइडेंटिटी में इसकी क्या भूमिका। इसके साथ साथ अब एक और सवाल था कि बिहार में जाति जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। हालांकि 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। भारत में जातीय जनगणना हुई, बिहार में जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के अनुसार जो समर्थक इसके दोनों इस सवाल में जब आप आंसर लिखेंगे तो हम अब ये भी बताते चलते हैं कि इसकी पहला नंबर आवश्यकता क्या थी और इसका महत्व क्या है ना, नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो नीड में बदलाना होगा कि क्यों जरूरी था, अब यह भी बता सकते हैं क्यों जरूरी नहीं था। तो आवश्यकता होती भी और नहीं भी होती, दोनों के लिए। तो दोनों पक्ष आपको लिखना है कि जातीय जनगणना की जरूरत थी, कोई कहते हैं कि थी और कोई कहते हैं कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है, बिहार में रिजर्वेशन का सब रिजर्वेशन भी है। जैसे यूपीएससी में ओबीसी रिजर्वेशन है तो बिहार में BC1 और BC2 रिजर्वेशन है। और बिहार में तो महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्वेशन नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। पुनः महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नौकरी में देने वाला बिहार पहला राज्य है। और महिलाओं का जो रियल एम्पावरमेंट होता है वह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में तो अभी लोग पीछे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने, अब इनकी सरकार ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देकर नौकरी का जो एक मौका दिया है। तो जातीय जनगणना लोगों का मानना है कि जिस जाति की जनसंख्या जितनी होती है वो राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी इंश्योर्ड हो। बहुत लोगों का कहना है कि बेकार है जब आप एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में है, जब SC ST OBC या EBC BC1 या BC2 कैटेगरी बटा हुआ है तो यह डेमोक्रेटिक एलिमेंट या राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक ईमानदारी की बात होती है कि समाज के सभी वर्गों को आप रिप्रेजेंटेशन दें, मौका दें। नहीं देते हैं तो राजनीतिक बेईमानी कहलाती है। खैर, तो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसके परसेंटेज प्रकाशित हुए हैं और उसका क्या औचित्य था, जरूरी था या नहीं था, आपको लिखना है एक पक्ष, और दूसरा पक्ष की इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा। तो इसमें होगा कहा गया है ना, क्योंकि अभी राष्ट्रपति बने ही। तो जिस तरह से ट्रंप का इंटरनेशनल नजरिया है, जिस तरह से ट्रंप इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को देखते हैं, जिस तरह से ट्रंप अरब इलाके के मामलों में ईरान को देखते हैं, जिस तरह से ट्रंप यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखते हैं, फिर जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू किया है जापान के साथ, चाइना के साथ, भारत के साथ, यह एक बदला हुआ रुख लग रहा है। तो इसी को उम्मीद के अनुसार लिखना था कि हाँ, ट्रंप की नीतियां या ट्रंप जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा, और उनको तर्क सहित लिखना था कि वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल इकोनॉमी को फ्यूचर में किस तरह से प्रभावित करेगा। तो ट्रंप, इसके लिए ट्रंप के उन प्रायोरिटीज को जानना जरूरी है, ट्रंप की नीतियों को जानना जरूरी है, ट्रंप के सोच को जानना जरूरी था कि हाँ, ट्रंप किस तरह की सोच रखते हैं। पांचवा जो सवाल है वह 38 नंबर का, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। इसमें है उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड। तो पहला है एक्सप्लेन, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन विल ब्रिंग टू द इंडियन सोसाइटी
ऑन सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लीगल बेसिस। यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4 आधार है। आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और लीगल आधार पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये 4 पक्ष लिखना है। देखिए, किसी भी सवाल को जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन जितने पक्ष में पूछे गए हैं उतने पक्ष पर आपको लिखना होगा, क्योंकि इन सभी पर मार्क्स फिक्स होंगे कि इसके लिए कितना नंबर, कल्चरल इंपैक्ट के लिए कितना, धर्म पर लिखने के लिए कितना और लीगल पर कितना। तो 4 पक्ष है और यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी डिफाइन करना है, यानी यहां 5 पक्ष को लिखना होगा। मेंस में जितने पक्ष पूछे जाते हैं और कोई भी पक्ष छोड़ देते हैं तो उतना नंबर आपका माइनस हो गया, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उन वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा और मेंस में सभी के लिए नंबर बटे होंगे। इसलिए जब मेंस की परीक्षा आप देते हैं तो क्वेश्चन को पूरी तरह समझना होता है और क्वेश्चन में कितने पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं उतने पक्ष पर आपको लिखना होता है, तभी जाकर आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो इसलिए और ये अंदाजा लगाना कि कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है, किसके लिए शब्दों की संख्या ज्यादा रखेंगे, तो वहां जब समझ रहेगी तभी मेंस में, और चूंकि करंट अफेयर्स है तो ये ज्यादा नंबर या अच्छे नंबर आपको दे सकेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और बीजेपी का एक प्रॉमिस रहा है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो भारत के डायरेक्टिव, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है और बीच में मोदी जी सरकार ने शादी ब्याह और तलाक के बारे में पार्शियल उसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उत्तराखंड ने इसको पूरी तरह लागू करने का प्रयास किया है। तो भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका लीगल बेसिस क्या होगा, इस सभी पर आपको लिखना है। इसके अथवा में था कि भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें और हाल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताएं और वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। लेकिन इस सवाल में भी 3 पक्ष हुआ। पहला पक्ष क्या है कि संवैधानिक प्रावधान, दूसरा पक्ष क्या है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का कारण बताइए, और तीसरा पक्ष है वर्तमान समय में उसकी प्रभावशीलता, यानी इफेक्ट, प्रोविजंस, रीजंस एंड इफेक्टिवनेस, ये तीनों चीज को देना है। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का जो प्रावधान है धारा 356 में है, आपको यह भी देखना है कि और जगह भी है। धारा 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर इन द स्टेट है ना, कि किसी भी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति रिकमेंड करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल शुड बी इम्पोज इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356। लेकिन आपको और भी जानना है कि केंद्र के निर्देश को जब नहीं मानते हैं राज्य, या केंद्र चाहता है कि हाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे और राज्यपाल रिकमेंड नहीं करे तो क्या होगा, उसे सारे प्रावधानों को आपको पढ़ना होगा, केवल एक लाइन पढ़ लेने से नहीं होगा, और तब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। याद होगा कि जब चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना था, तो उस समय के तमिलनाडु गवर्नर थे सुरजीत सिंह बरनाला, उनको अपॉइंट किए थे वीपी सिंह, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट चली गई थी और सुरजीत सिंह बरनाला ने राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया। उसके बावजूद राष्ट्रपति ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया और तब सुरजीत सिंह बरनाला जी ने रिजाइन कर दिया था। तो भारत के संविधान में प्रोविजन है कि या तो गवर्नर बताएंगे
कि राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन चलाना मुश्किल है, या अगर राष्ट्रपति को थ्रू हिज ओन सोर्सेज, अपने स्रोतों से भी पता चलता है, तो द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल डायरेक्टली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, जो उस समय तमिलनाडु में हुआ। तो उन सारे पक्षों को जानकर जब लिखिएगा तो आपका आंसर बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब सवाल यह है कि मणिपुर में क्यों राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। स्वाभाविक है कि जो संवैधानिक मशीनरी है फेल कर जाता है, और भी उपद्रव, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वह थोड़ा डिस्टर्ब एरिया रहा है, चाइना का भी इंटरफेरेंस रहा है, बहुत सारे अलगाववादी गुट वहां पर हैं, बहुत सारे ट्राइबल डिस्प्यूट हैं, और भी बहुत सारे, तो वो रीजन्स आपको देते हैं। और प्रभावशीलता क्यों कितने प्रभावी होते हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो क्या वो अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं, उन राज्यों में व्यवस्था लाई जाती है सही तरीके से या नहीं। का एक जो अंतिम पक्ष है कि इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस इन द प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में इसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करें। अब इसमें जोड़ दिया गया कि वर्तमान समय में, केवल ये नहीं कि प्रभावशीलता इन जनरल, तो जो आज का समय है उसमें राष्ट्रपति शासन का क्या इफेक्टिव इम्पैक्ट होता है। तो आज के समय में राष्ट्रपति शासन को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, यह केंद्र के द्वारा राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाता है, और हमेशा पहले भी हुआ है, हमेशा सही कारणों से ही राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है। और केंद्र की नजर में कब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा, इसका कोई फिक्स्ड मापदंड नहीं है। फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, ये भी एक पक्ष होता है। लेकिन जो हमारे देश का संवैधानिक स्वरूप है, पॉलिटिकल स्वरूप है, उस स्वरूप में राष्ट्रपति शासन का लागू किए जाना राज्यों के मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप तो है ही, लेकिन जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है उसमें केंद्र का कुछ न कुछ नियंत्रण राज्यों पर होना अनिवार्य है, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि हमेशा प्रांतों में उस तरह की गवर्नमेंट ही नहीं रहती है जो इन उन मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए एक तरह से सोचे। तो उस पक्ष को भी देखना है कि इफेक्टिव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना रहा या नहीं रहा।